इस चैप्टर में हमने अभी क्या क्या कर दिया है उस पर एक बार बात कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ना हम क्या करेंगे, जैसे ये देख लेंगे क्या कर दिए हैं तो अब आगे करते हैं उसके। हमने इस चैप्टर में बेसिकली ये पढ़ दिया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। हमने इस चैप्टर में पढ़ दिया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, और मुझे लगता है ये चीज आपको समझ आ गई है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको फीचर्स पढ़ा दिए बिजनेस एनवायरनमेंट के, सिर्फ नोट्स आपको देना है। आप एक बार नोट्स पढ़ोगे तो आपको एकदम अच्छे से और ये समझ आ जाएगा। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको डायमेंशंस बता दिए, डायमेंशन मतलब पेस्टल आपको कल तक मैंने बता दिया है। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बता दिए। अब आप बताओ ये तीनों चीजें आपको आती है कि नहीं आती है? हाँ या ना, फटाफट हाँ या ना बोलो तो आगे बढ़ जाऊंगा। ये तीनों चीजें आती है कि नहीं आती है? सभी लोग को? चलो आपका बोलना है आपको आती है, गुड। अब मेरे एक सवाल का चलो जवाब दे दो। अभी चल रहा मई का महीना, ठीक है, बहुत सोच के जवाब देना इसका। अभी मई चल रहा है, मई चल रहा है अभी, ठीक है, मई 2021। अगले साल नेक्स्ट ईयर मार्च 2022 में आपका 12th बोर्ड होना है। बोर्ड में जो पेपर्स आएंगे क्या वो आपके कंट्रोल में है? दो चीजें बताओ, क्या ये पेपर्स आपके कंट्रोल में है? दूसरी बात ये बताओ, क्या ये आप पर अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरा, आप पर अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर मैं बोलूं कि बोर्ड का पेपर आपके लिए एक्सटर्नल फैक्टर है तो मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बोर्ड का पेपर कैसे आएगा आपको भी नहीं पता है, ठीक है। कैसा पेपर आएगा यू डोंट नो, आपके लिए एक्सटर्नल फैक्टर है ना। तो आप मेरे को ये बताओ कि एट प्रेजेंट आप क्या कर सकते हो इस चीज को लेकर। अगले साल बोर्ड का एग्जाम है, उस पर आपका कंट्रोल है नहीं, आप पर असर जरूर डालेगा। मैं बोलता हूँ ये एक एक्सटर्नल फैक्टर, तो अभी आप क्या कर सकते हो? गुड। अजीजा ने बोला स्टडी कर सकते हैं, करण ने बोला स्टडी मैनेज कर सकते हैं, खुशी ने बोला प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिमरन ने बोला वेट कर सकते हैं, ठीक है। अनुष्का ने बोला स्टडी कर सकते हैं, उर्वशी ने बोला स्टडी कर सकते हैं। मतलब आपको इस बात का आइडिया है कि आपके हाथ में पेपर तो नहीं है, आपके कंट्रोल में पेपर तो नहीं है। एट प्रेजेंट आप जो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो वो कर सकते हो, स्टडी। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो आप तैयारी कर सकते हो। आप तैयारी इसलिए कर रहे हो ताकि जो फ्यूचर में पेपर आने वाला है, ठीक है, वो आपका पेपर अच्छा जाए, हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं। तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपकी प्रिपरेशन की अप्रोच क्या होगी? आपकी प्रिपरेशन की अप्रोच क्या होगी? आप प्रिपरेशन कैसे करोगे बताओ? आप कैसे प्रिपरेशन करोगे एग्जाम की? या अभी जो पढ़ाने वाला उसे कनेक्ट करेगा ना। वेरी गुड। अजीजा ने बोला कंसिस्टेंसी के साथ डेली रिवाइज करेंगे, गुड। और कभी भी याद रखना, कभी किसी चीज के लिए प्रिपेयर होना या प्रिपरेशन आपको करनी है, दो चीजों पे हमेशा फोकस रखो, ठीक है। एक फोकस रखो अपनी स्ट्रेंथ पे, और दूसरा फोकस रखो अपनी वीकनेस पे। जैसे मैं बोलता हूं आपकी स्ट्रेंथ अभी क्लास 12th कॉमर्स में मान लो अकाउंटेंसी है, और आपकी वीकनेस जो है क्लास 12th कॉमर्स में मान लो थ्योरी है।
अब हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आप पहले अपने आप को जानो, आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो ना, अपने आप को पहचानो, आप देखो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है, वो आपकी स्ट्रेंथ कहलाएगा, और जो अच्छा नहीं लगता है वो आपकी वीकनेस कहलाएगा। तो आप क्या करो, अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत वर्कआउट करो ताकि और इंक्रीज हो जाए, और अपनी वीकनेस पे भी काम करो आप, ताकि ये जो कमजोरी है ये रिड्यूस हो जाए। पहले बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं? कभी भी किसी भी चीज की दुनिया में प्रिपरेशन के लिए दो काम करो, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर पूरा फोकस रखो, और अपनी वीकनेस को कम करने की कोशिश करो। अब फ्यूचर में जब इवेंट होगा, जब फ्यूचर में इवेंट होगा, मतलब जैसे आपका बोर्ड आएगा, अब अगर हुआ ये कि बोर्ड में अकाउंटेंसी का पेपर इजी आ गया, अकाउंटेंसी का पेपर इजी आ गया, तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है? ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है? अकाउंट्स का पेपर अगर मान लो फ्यूचर में इजी आ जाता है तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, तो आपके लिए मत लेना टेंशन, मैं तो हूं, अपॉर्चुनिटी है। और अगर मान लो थियोरी का पेपर टफ आ गया, थियोरी का पेपर टफ आ गया, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है? अगर थियोरी का पेपर टफ आ गया तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है ये? तो अब जो मैं बात बोलूंगा, मेरी बात को आप समझना, कभी भी फ्यूचर एक इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, भविष्य में क्या होगा उसे आज ही एट प्रेजेंट क्या करना होता है, अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को देख लेना होता है। जब कोई इंसान अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करता है, अपनी वीकनेस पे वर्क करता है, तो फ्यूचर में आने वाली चीज या तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, या तो उसके लिए वो थ्रेट बन जाती है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो और उसको बेहतर यूज कर पाएगा, और अगर थ्रेट है तो उसने अपनी वीकनेस पे भी काम किया था, थ्रेट को निपटा पाएगा। तो इसे हम चार चीजों को मिलाकर बोलते हैं स्वॉट करना। कभी भी जब किसी भी चीज की फ्यूचर में प्रिपरेशन करो, स्वॉट को याद रखो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर ध्यान दे दो, फ्यूचर में आने वाली चीज या तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी या थ्रेट बनेगी। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना। ठीक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज द मेन वर्ड। इसमें जो एक्टिविटी करते हैं उसको स्वॉट बोला जाता है। अब एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है मैं आपको बताऊं, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग मतलब होता है प्रिपेयरिंग इन एडवांस, प्रिपेयरिंग इन एडवांस फॉर द फैक्टर्स which can affect us, which can affect us in future। उन चीजों के लिए पहले से तैयारी कर देना जो हमें फ्यूचर में अफेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल, अगर मुझे मौसम क्लाउडी लग रहा है, बादल घिर रहे हैं, तो भाई मैं पहले से रेनकोट रख देता हूँ ना, ताकि बारिश हो तो मैं तो ना भीगू कम से कम। अगर मुझे लग रहा है आगे पेपर टफ आएगा, तो प्रिपरेशन आज से चालू कर देता हूँ ना, ताकि कल को पेपर जैसा भी आए मैं संभाल लूंगा। तो यू कैन नॉट कंट्रोल थिंग्स, यू कैन नॉट कंट्रोल थिंग्स, आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन मैनेज, आप मैनेज कर सकते हो बाय अ प्रोसेस। क्या कहलाता है प्रोसेस? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। पहले से चीजों के बारे में जानने की कोशिश करना, अपनी प्रिपरेशन पूरी कर देना। आप बताओ, आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, समझ आया कि नहीं आया? पहले से प्रिपेयर हो जाना, फ्यूचर में जो भी होगा संभाल देंगे। ईमानदारी से बोलो हाँ या ना करके, क्लियर है कि नहीं? अच्छे से क्लियर है, गुड। तो हर इंसान को ये करना ही होता है बेटा। अब सुनना, मैं आपको इतना सब क्यों पढ़ाया हूं, आपको मैंने इतना सब क्यों पढ़ाया, आप ये समझो, क्योंकि आपको मैं आगे पढ़ाने वाला हूं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप जैसे आपके पूनम गांधी बुक होगी,
या आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आपका टॉपिक यही दिया रहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लेकिन अभी जो मैं बोल दे रहा हूँ याद रखना, नोट्स में भी मैं डाल दूंगा। एक्चुअल में जब आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो तो आप यहाँ पे एडवांटेजेस बता रहे हो, आप एडवांटेजेस बता रहे हो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के, कि अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो इसका आपको फायदा क्या होगा। यही टॉपिक आपकी बुक में जो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट करके दिया है, तो नॉर्मली बच्चों को जल्दी समझता नहीं है। आप इसको इस प्रकार से समझोगे कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो, अगर आपने स्कैनिंग करी हुई है तो फायदा क्या होगा। तो अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूं तो मेरा फायदा नंबर 1 ये होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दूसरों से पहले मुझे पता लग जाएगा कि आगे जाके फायदा क्या होने वाला है, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर्ड बैठा हुआ हूं। एंड मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे दूंगा, मतलब दूसरों से पहले मैं फायदा उठा लूंगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे दूंगा। फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, आपने अगर एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी है, मतलब यदि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज या फायदों के बारे में पहले पता लगेगा और आप दूसरों से पहले एक्शन ले लोगे। सिमिलरली आपको खतरे के बारे में भी पहले पता लग जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। आप अगर प्रिपेयर्ड हो तो आपको पता है क्या चीज आपके लिए फायदेमंद है, तो आपको ये भी पता है कि क्या चीज आपके लिए नुकसानदायक है। आपको थ्रेट्स के बारे में भी पहले पता लग जाएगा और आपके लिए वार्निंग सिग्नल होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप शेयर बाजार दे दो। शेयर बाजार में लोग अगर एकदम क्या बेटिंग के नियत से घुस जाते हैं तो डूब जाते हैं। अगर शेयर बाजार की आप स्कैनिंग करे हो, मतलब एकदम प्रिपेयर्ड हो कि आप घुसे हो शेयर बाजार में, आपको फायदे पहले दिखेंगे और आप उस फायदे को उठा सकोगे। वैसे ही खतरा भी आपको पहले दिखेगा तो आप उसको वार्निंग सिग्नल मान सकोगे। पहले बताओ दोनों बातें समझ आई कि नहीं आई? दोनों बातें समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? तीसरी चीज, क्योंकि देखो आप प्रिपेयर्ड हो तो आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक है। देन आप प्लानिंग प्रॉपर बना सकोगे, हेल्पफुल इन प्लानिंग, हेल्पफुल इन प्लानिंग। आप फ्यूचर के प्लान ज्यादा बेहतर बना सकोगे क्योंकि वेल प्रिपेयर्ड हो, तो आपको आगे प्लान करने में दिक्कत नहीं जाएगी। एंड लास्ट थिंग, हेल्पफुल इन अडेप्टिंग चेंज, क्योंकि आपको पहले से पता था फ्यूचर में कुछ बदलाव होने वाला है, तो आप उस बदलाव के हिसाब से खुद को बदल पाओगे और आपको परेशानी नहीं जाएगी। तो अब ये सारी बातों को आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो एक्चुअल में आपसे पूछा जा रहा है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो, एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हो तो फायदा क्या है। अपॉर्चुनिटी को आप पहले आइडेंटिफाई करते हो, थ्रेट को आप पहले आइडेंटिफाई करते हो। आप क्योंकि प्रिपेयर्ड हो तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, आपको प्लानिंग करने में मदद मिलती है और फ्यूचर चेंज आप जल्दी ला पाते हो। आप बताओ, आपको बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? कितना क्लियर है? हैंड रेस करके बता दो आपको समझ आया कि नहीं है? आ गया? गुड। अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को समझो। चैप्टर का जो मेन पार्ट है, मेन हिस्सा है बेटा, वो खत्म हो गया है। चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है। आपको बेसिकली चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ना होता है मैं आपको बताऊं। आपको यही पढ़ना होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इसके फीचर क्या है, डायमेंशन क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। ये 4 टॉपिक्स का ये चैप्टर है मेरी, चैप्टर 3। कुछ चीजें इसमें एडिशनल है, जैसे एडिशनल इसमें है इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ठीक है। और दूसरा है डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन ये एडिशनल है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना। अभी जो ये साल रहा है 2020, जो आपके जो सीनियर्स हैं उनके करिकुलम से ये डिलीट कर दिया था, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 डिलीट कर दिया था। पर
आपके सिलेबस से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, मेरी बात समझो, हम इसको पढ़ देंगे इकोनॉमिक पॉलिसी। और दूसरा हमें डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो मुझे लगता है ये चार चीज तो आपको क्लियर हो गई है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उसके फीचर क्या है, डायमेंशन क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। हम चैप्टर के अगले हिस्से पे आते हैं, एक बार देख लो इसको। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं ये 12th वाले बच्चों की दे रहा हूँ, मैं वहाँ रायपुर वाले। हाँ सर, जुलाई 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 ठीक है ना, नहीं दिया नहीं दिया, ठीक, ओके। तो ये देख लो, ये बहुत आसान सा है यार, चार चीजें आपने पढ़ ली है। आपको उसके अलावा क्या पढ़ना है, डीमोनेटाइजेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 पढ़ना है। तो आपको मैं डीमोनेटाइजेशन का एक आइडिया दे देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जानते हो कि नहीं डीमोनेटाइजेशन के बारे में? आप लोग जानते हो कि नहीं डीमोनेटाइजेशन के बारे में? वेरी गुड। व्हाट इज नोटबंदी? क्या हुआ था नोटबंदी में, बताओ। क्या हुआ था नोटबंदी में? ऑन, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, ऑन 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को 500 रुपीज नोट एंड 1000 रुपीज डिनोमिनेशन notes were withdrawn from circulation। सही बात है। 8 नवंबर 2016 को रात को मोदी जी 8 बजे आए और बोले कि मित्रों, आज रात 12 बजे से 500 के नोट और 1000 के नोट इकोनॉमी में नहीं चलेंगे। It resulted in 86% currency withdrawal in an economy। जैसे ये मेजर आया, 86% करेंसी जो है वो पूरी बैंकों में जमा हो गई आपकी, और आप उसको हाथ में नहीं रख सकते थे, अगर रखते तो पैसा वेस्ट हो जाता, उसको कहीं यूज करने के लिए मना कर दिया गया था। चलिए पूरी बात फिर पढ़ लो। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट जो हैं वो सर्कुलेशन से विड्रॉ कर दिए गए थे। अब वो मुझे भी नहीं पता भाई, सर्कुलेशन से विड्रॉ कर दिए गए थे, और 86% करेंसी जो इकोनॉमी की थी अब वो काम की नहीं रह गई थी, क्योंकि अब उसका आप यूज नहीं कर सकते थे। आपको अपना सारा पैसा बोल दिया गया था कहाँ जाके जमा करना है, बैंक में जमा करना है। मेन एम क्या था, क्यों किया गया ऐसा? तो द मेन एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज टू रिड्यूस करप्शन। इसलिए किया गया ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। लोग जो बोरे में भर भर के रिश्वत का पैसा अपने घर में रखे हुए थे, उनको मजबूर किया गया कि पैसा बैंकिंग सिस्टम में लाओ, और वो जैसे लाए वो पकड़ा जाते थे, उनसे क्वेश्चनिंग की जाती थी कि आपके पास इतना पैसा कैसे आया। तो जिनके पास ब्लैक मनी था वो पूरा का पूरा या तो फेंकने में गया, और यदि बैंकिंग सिस्टम में आया तो वो लोग पकड़ा गए कि उनके पास इतना पैसा कैसे आया है। तो डीमोनेटाइजेशन लाने का एक ही एम था कि करप्शन को रिड्यूस किया जा सके। पहले बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? आ गई। अब आपको एग्जाम में क्या पूछता है उस पर भी आ जाते हैं जरा। आपको एग्जाम में पूछता है डिमोनेटाइजेशन क्या है, और दूसरा फीचर्स पूछता है एग्जाम में, फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। आपको फीचर बता रहा हूं, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला, ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था।
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था। लोग पहले क्या घरों में पैसे रखा रहते थे, अब क्या हुआ जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया, तो जिसके अकाउंट में भी 2 लाख रुपए के ऊपर होता था फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको पकड़ता था कि बताओ ये पैसा कहाँ से आया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका एक्सप्लेनेशन, ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन people had to declare their cash holding with bank. So people having black money had to declare their unaccounted wealth. जिस पैसे के बारे में किसी को नहीं पता था वो भी लोगों के या दुनिया के सामने आने लग गया, ठीक है। तो इसलिए इसको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर बोला गया। डिमोनेटाइजेशन में बोला गया आपके घर में जितना कैश आपको बैंकों में लाके जमा करना होगा, अगर वो 500 और 1000 के नोट के फॉर्म में है, तो उससे जो लोग पैसा चुरा कर रखते थे, अपने घरों में छुपा कर रखते थे, सबका पैसा उनके घरों से निकल गया। फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? आ गया। दूसरा फीचर, नो टॉलरेंस टू टैक्स इवेजन। सरकार ने बात क्लियर कर दी थी कि अब कोई भी टैक्स नहीं चोरी कर पाएगा, सबको पैसा बैंकों में डालना होगा, और गवर्नमेंट ने बराबर इस चीज को देखा भी कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है, और जिसके पास ज्यादा पैसा था उससे टैक्स भी बराबर वसूला गया। तीसरा फीचर, क्रिएशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। गवर्नमेंट का एक और मोटिव था डिमोनेटाइजेशन लाने का कि अब लोग जो है ना कैश पेमेंट को बंद कर दे करना, ठीक है, और इसकी जगह वो क्या है ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करने लग जाए। तो जब आप देखोगे डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पेटीएम की आदत पड़ी, फिर भीम यूपीआई ऐप आया, भीम के बाद जी पे गूगल पे आया, गूगल पे के बाद फोन पे आया। तो गवर्नमेंट अब खुद चाहती है कि पैसा बैंकिंग सिस्टम में ही रहे, आप लोग जो हो किसी को भी कैश ना दो, जो भी पेमेंट करो ऑनलाइन पेमेंट करो। तो इससे क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपके अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में जाता है, तो ये पूरा पैसा सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के हाथ में ही रहता है, लोगों के हाथ में नहीं आता, ये पैसा बैंकिंग सिस्टम में रहता है, ठीक है। हाँ, अमेजन पे भी। तो ये सारे फीचर है, ये कंसेप्ट है यार डिमोनेटाइजेशन का, इतना अपने को पढ़ना है बस कि भाई 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। फीचर क्या है, एक तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है ये, मतलब लोगों को डिक्लेयर करना था कितना कैश होल्डिंग है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कोई टैक्स इवेजन नहीं कर पाएगा, मतलब चुरा नहीं पाएगा। और तीसरी बात डिजिटल इकोनॉमी बनाने की बात की गई, मतलब लोग अब कैश पेमेंट ना करें, ऑनलाइन पेमेंट करें। आप बताओ आपको पूरा डिमोनेटाइजेशन समझ आ गया कि नहीं आया? सेकेंड पॉइंट बेटा, टैक्स इवेजन को रोकना है। पहले लोग क्या करते थे, घरों में लोगों के कैश रहता था तो आईटी डिपार्टमेंट को पता नहीं रहता था किससे कितना टैक्स ले। तो जब पैसा बैंक में आ गया ना, तो आईटी डिपार्टमेंट को ये बात समझ आ गई कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है, तो इनकम टैक्स का नोटिस भेजना चालू कर दिए। तो इसमें क्या हुआ था पता है, जिसके अकाउंट में 2 लाख रुपए के ऊपर जमा हो रहा था उसको नोटिस आना चालू हो गया था कि आप बताओ आपके अकाउंट में इतना पैसा क्यों आया, ठीक है। अब रिस्क तो देखो बेटा हर जगह, उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, है ना। तो कैश में भी कई बार कम कैश ज्यादा कैश चला जाता है। तो सरकार एकदम मूड बना दी थी कि कोई भी टैक्स नहीं चुरा पाएगा। अभी तक घरों में कैश रखते थे तो आईटी डिपार्टमेंट को पता नहीं रहता था आपकी कमाई क्या है। अब पूरा पैसा बैंक में आ गया था आपका, तो आईटी डिपार्टमेंट फिर आपकी खबर देता था कि इतना पैसा कैसे आया। अब करो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर इसलिए है डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि लोगों को अपनी कैश होल्डिंग बैंक में जमा करनी पड़ गई। तो जिनके पास ब्लैक मनी था उनको भी पैसा बैंक में जमा करना पड़ा, जिससे ये पता लगा कि उनकी अनअकाउंटेड वेल्थ कितनी है, मतलब वो पैसा जिसको छुपा कर रखे हुए थे।
तो जैसे ये बात पता लगी कि आपने इतना पैसा छुपाया है तो आपके खिलाफ एक्शन ली जाती थी। जो दूसरा पॉइंट है, नो टॉलरेंस टू टैक्स इवेजन। टैक्स आप चोरी कर ही नहीं सकते थे डिमोनेटाइजेशन के बाद। आपको बैंक में ही पैसा डालना था, जहां आप डालते थे पकड़ा जा रहे थे। कितना क्लियर है ये बताओ तीनों मेजर? डिमोनेटाइजेशन क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? डिमोनेटाइजेशन क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? फटाफट बोलो तो आगे बढ़ेंगे। तो इतना है आज इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में करने के लिए। कल अपना चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा। कल मैं आपको इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 बता दूंगा और चैप्टर कम कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिनट में 9:45 में मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग, 9:45 5 मिनट में मिलते हैं, इकोनॉमिक्स करेंगे। इसके लिए इतना काफी है BST को।